ये एक बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है. इट इज़ समथिंग विच कैन नेवर बी प्रेडिक्टेड, बट दिस इज़ अ रिमाइंडर कि आपको बेयर एक्ट में कुछ भी स्किप नहीं करना है. आपको पूरा बेयर एक्ट जो है आपको बहुत ही थरली याद होना चाहिए. हेलो स्टूडेंट्स, सो आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ करने वाले हैं एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, दैट इज़ पेपर सोल्यूशन ऑफ राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विच वॉज कंडक्टेड ऑन 28th of November 2021. सो 28 नवंबर 2021 को जो RJS का प्री एग्ज़ाम हुआ था, आज हम उसका पूरा जो सोल्यूशन है आज हम वो करेंगे. So basically Rajasthan Judicial Services ही क्यों, why I have chosen Rajasthan Judicial Services का ही प्री एग्ज़ाम का solution is because RJS का जो एग्ज़ाम है, ये जो RJS है ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का स्टेट प्रेफरेंस होता है and it has many reasons attached to it. Many students have Rajasthan as their favorite state for judicial services examination because RJS का जो पेपर है as compared to the other judiciary exams, अगर हम दूसरे states के judiciary papers से compare करते हैं, RJS is much easier. और इसके लिए भी there is a reason. ऐसा नहीं है कि उसमें questions easy आते हैं. Yes, they give direct questions mostly, but अभी पिछले कुछ सालों से the pattern has changed. So even RJS has started giving analytical questions and reasoning वाले questions and factual questions. Earlier they used to ask direct questions, but अब competition के साथ उन्होंने trend change कर लिया है. But जो एक सबसे important चीज़ है RJS के लिए, because RJS को हम क्यों कहते हैं it's easy to crack. Like if you prepare it thoroughly, it is much easier to crack as compared to the other states. इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि अगर हम प्रिलिम्स की बात करें, अगर हम प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की बात करें, तो उसमें RJS के पेपर में हमारे पास 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 70 क्वेश्चंस हमारे लॉ के होते हैं और 30 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे लैंग्वेज के होते हैं. दैट मीन्स राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में GK GS का जो पोर्शन है वो नहीं होता है. एंड कई बार होता है कि स्टूडेंट्स को GK GS करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है बिकॉज एवरीवन इज़ नॉट इंक्लाइंड टूवर्ड स्टडिंग GK GS. तो राजस्थान में ये आपके पास एक एडवांटेज है कि यहाँ पे GK GS का पोर्शन नहीं होता है. इसके अलावा द क्वेश्चंस आस्क्ड आर कंपैरेटिवली ईजियर एज कम्पेयर टू द अदर स्टेट्स. इसके अलावा अगर हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस में राजस्थान इज़ द ओनली स्टेट जहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो जो क्वेश्चंस का वेटेज होता है वो होता है 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स एंड 10 मार्क्स. सो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो होते हैं वो 2 मार्क्स 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं. तो 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं दे आर मच ईजियर टू आंसर बिकॉज इसमें यू डोंट हैव टू बीट अराउंड द बुश. आपको स्टोरी मेकअप नहीं करनी पड़ती, आपको जस्ट जो भी टू बी प्रिसाइज स्ट्रेट आंसर लिखना होता है. समटाइम्स तो आपको स्ट्रेट बेयर एक्ट का आंसर लिखना पड़ता है. So that makes the mains much more easier than other states जहाँ पे कि 20 मार्क्स 15 मार्क्स के लॉन्ग आंसर्स पूछे जाते हैं जिसमें द स्टूडेंट्स फेल टू डिसाइड कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है. तो राजस्थान मेक्स इट्स वेरी इजी फॉर यू कि आपको सिर्फ उतना ही लिखना है जितना ज़रूरी है. इसके बाद अगर हम इंटरव्यू पे चलते हैं तो इंटरव्यू भी इसका सिर्फ 35 मार्क्स का होता है. सो सिर्फ 35 मार्क्स का इंटरव्यू है तो इट मेक्स इट मच मोर ईजियर फॉर यू टू क्लियर द एग्जाम्स एंड गेट अ गुड एवरेज टोटल स्कोर. सो दीज आर द बेसिक रीजन्स जिसकी वजह से मैं ये कह रही हूँ कि राजस्थान जो स्टेट है इट इज़ ईजियर टू क्रैक. इसके साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज एक और है राजस्थान में कि राजस्थान इज़ द ओनली स्टेट जहाँ पे जो LLB अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, दैट मीन्स who are in their final semesters of LLB degree, they can also appear for the preliminary examinations. but उसकी भी conditions हैं कि mains तक आपका result आ जाना चाहिए. उसके कई सारे conditions हैं, but that is the only state जहाँ पे कि appearing students they can also sit in the preliminary exams. So कई सारे ऐसे advantages हैं RJS के and that is the reason we have chosen RJS Judicial Services paper सॉल्विंग सेशन.
तो 2021 का ये बिल्कुल रीसेंट पेपर है जिसको आज हम सॉल्व करेंगे। अब ये पेपर सॉल्विंग का जो आपका सेशन है, हाउ इट इज़ गोइंग टू बी, मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ कि मैं क्वेश्चंस को डील करूँगी, इसके साथ साथ आंसर जो है आई विल बी टेलिंग यू द आंसर, और जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं वो क्यों आंसर नहीं है दैट इज़ ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू। क्योंकि कई बार होता है स्टूडेंट्स को एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होता है। कोई अगर क्वेश्चन आया है, 4 ऑप्शंस है, आपको उसका आंसर नहीं पता है, सो स्टूडेंट्स व्हाट डू दे यूज एलिमेंट्री थ्योरी, एलिमिनेशन थ्योरी, दैट इज ओके। एलिमिनेशन थ्योरी यहाँ पे यूज होती है, दैट इज आप देख लो क्या क्या नहीं हो सकता है, जो बचेगा वही उसका आंसर होगा। यू डोंट हैव टू यूज इट एवरी टाइम, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन देखो एंड ऑप्शंस देख के यू शुड स्ट्रेट फॉरवर्ड चूज द करेक्ट ऑप्शन जो आपको लगता है, जो आपकी नॉलेज में है। बट कई बार क्वेश्चंस इस तरीके के आ जाते हैं कि आप एकदम प्रिसाइजली, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड करेक्ट ऑप्शन नहीं देख पाते हो, तो आपको उस टाइम पे एलिमिनेशन थ्योरी यूज करनी पड़ती है। सो दैट इज ऑल्सो व्हाट आई एम गोइंग टू डील टुडे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द question paper of Rajasthan Judicial Services 2021 prelims exam. Okay, let's start. So the first question we have is, under the provisions of Specific Relief Act, when a part of a contract which taken by itself can and ought to be specifically performed stands on a separate and independent footing from another part of the same contract, separate and independent footing from another part of the same contract which cannot or ought not to be specifically enforced। अब यहाँ पे अगर कोई एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि पार्ट्स है, एक पार्ट है जिसको स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट नहीं कर सकते हो, दूसरा पार्ट है जिसका स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट हो सकता है, और ये इसमें बोला जा रहा है कि अगर वो दोनों सेपरेट और इंडिपेंडेंट फुटिंग पे है, दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, तो उस केस में कोर्ट may not direct the specific performance of the former part. It will be the discretion of the court to direct or not to direct the specific performance of the former part. Court may direct the specific performance of the former part, none of the above. Okay, so इसमें अगर आपने SRA का सेक्शन 12 क्लॉज 4 अगर आपको याद हो तो वो इसी चीज़ के बारे में है। दिस इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन जो सीधा सेक्शन 12 क्लॉज 4 में से पूछा गया है, जिसमें बोला गया है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसके 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट स्पेसिफिकली एनफोर्सिएबल, एक पार्ट स्पेसिफिकली एनफोर्सिएबल नहीं है, तो उसमें, और अगर वो दोनों सेपरेट और इंडिपेंडेंट फुटिंग पे है, तो द कोर्ट मे डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द फॉर्मर पार्ट। ऑलराइट, ओके, let's go to the next question. Under the Transfer of Property Act, attached to earth does not mean, अब इनमें से क्या attached to earth में नहीं included है? Trees, shrubs, growing crops, walls and buildings। तो अगर हम section 3 of ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट देखते हैं तो उसमें अटैच्ड टू अर्थ की डेफिनेशन दी गई है, जिसमें ट्रीज है, श्रब्स है, वॉल्स एंड बिल्डिंग्स है, एनीथिंग एम्बेडेड इन अर्थ वाले ऑप्शन में। तो ग्रोइंग क्रॉप्स जो है वो इसमें नहीं इंक्लूडेड है, तो इसका आंसर होगा सी, ग्रोइंग क्रॉप्स। ओके, moving forward with the next question. Under the Indian Contract Act 1872, a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default. Contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर कोई थर्ड पर्सन की लाइबिलिटी है और वो अपनी लाइबिलिटी फुलफिल करने में डिफॉल्ट करता है, तो उसकी जगह द पर्सन हु इज एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विल परफॉर्म द लाइबिलिटी। सो इसको बोलते हैं एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 126
ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जिसमें 3 पार्टीज होती हैं, एक होता है डेटर जिसने लोन लिया है, एक होता है क्रेडिटर जिसने लोन दिया है, एक होती है श्योरिटी जो डेटर के बिहाफ पे क्रेडिटर को एक गारंटी दे रहा है कि अगर डेटर आपका लोन पे बैक नहीं कर पाया तो मैं कर दूंगा। ऑलराइट, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ऑलराइट, इंडेमनिटी इज ऑल्सो गिवन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसका मतलब होता है टू मेक गुड द लॉस। तो अगर एक पर्सन को किसी भी कॉज की वजह से लॉस होता है तो द अदर पर्सन विल मेक गुड द लॉस, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। बट इसका आंसर जो है इट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स with reference to section 3 of Indian Evidence Act is not correct। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे जब भी आप किसी भी कोई भी स्टेट का जुडिशरी का एग्जाम अगर आप दे रहे हो, अगर आप कोई भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन रीड करते हो तो द क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेरी कंफ्यूजिंग। क्वेश्चन वो बहुत ईजी होगा, लेकिन आप क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पे जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो दे आर इन सच अ प्रेशर। एग्जाम के टाइम पे ऑब्वियसली आप बहुत प्रेशर में होते हो, तो आप ऐसे प्रेशर में होते हो कि यहाँ पे आप नॉट करेक्ट को करेक्ट रीड कर लेते हो। अब कई बार क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो ट्रू को फॉल्स रीड कर लिया, वहीं क्वेश्चन गलत हो गया। नॉट करेक्ट को करेक्ट रीड कर लिया, वहीं आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो प्लीज रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, रीड द ऑप्शंस वेरी केयरफुली, क्योंकि आता हुआ क्वेश्चन भी ऐसे केयरलेसनेस की वजह से गलत हो सकता है। ऑलराइट, सो प्लीज रीड इट, स्पेशली ये जो करेक्ट, नॉट करेक्ट, फॉल्स, ट्रू, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं स्टेटमेंट्स वाले, इनको आपको बहुत अच्छे से रीड करना है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ओके, अब हमें यहाँ पे बताना है इनमें से क्या करेक्ट नहीं है। ओके, अ मैप और प्लान इज अ डॉक्यूमेंट। सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि कोई मैप और प्लान अगर है तो वो डॉक्यूमेंट है। यस, इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट इज अ डॉक्यूमेंट। यस, इट इज ऑल्सो गिवन अंडर सेक्शन 3। कैरिकेचर इज नॉट अ डॉक्यूमेंट, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, क्योंकि सेक्शन 3 के इलस्ट्रेशन है, सेक्शन 3 में एक इलस्ट्रेशन दिया है, उसमें ये चीज़ स्पेसिफिकली बोली गई है कि येस अ कैरिकेचर इज अ डॉक्यूमेंट। ओके, सो दिस इज फॉल्स। मेरे हिसाब से आंसर ये होना चाहिए, बट स्टिल एक ऑप्शन और है, हमें पहले वो भी पढ़ना चाहिए। आपको अगर अपने सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में ही करेक्ट ऑप्शन मिल जाता है, दैट डजंट मीन कि आप लास्ट वाला ऑप्शन नहीं पढ़ोगे, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज एक क्वेश्चन में 2 करेक्ट ऑप्शंस होते हैं, बट उन दोनों में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है वो ही उसका सही आंसर है। सो फॉर दैट आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने चाहिए। ओके, that a man said certain words is a fact. Yes, this is also correct. So इसका आंसर होगा C. Okay, next question. If for a period of dash a member of the house of legislature of the state, okay, without the permission of the house is absent from the meetings, तो उसकी सीट को वेकेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब कितने टाइम के लिए बिना परमिशन, हाउस के परमिशन के वो अगर एब्सेंट है तो उसकी सीट को वेकेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, बट कितने डेज में, दैट इज द क्वेश्चन। और इसका करेक्ट आंसर है सी, 60 डेज। एंड आर्टिकल 190 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 190 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है अगर कोई मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है और अगर वो हाउस के बिना परमिशन के 60 डेज मिनिमम के लिए उनके मीटिंग से एब्सेंट है तो उसकी सीट को वेकेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बट इस 60 डेज को काउंट करते टाइम वो टाइम इंक्लूड नहीं किया जाएगा अगर जो हाउस है वो 4 या मोर देन 4 डेज के लिए प्रोरोग किया गया है या फिर डिसॉल्व किया गया है, एडजर्न कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सप्लीमेंटल।
अगर आप अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे तो प्लीज़ कीप मार्किंग लाइक दिस, जैसे मैं अभी आपको मार्क करके दिखा रही हूँ, आप भी उसमें नोट को मार्क कर लो, थोड़ा सा हल्का सा कहीं पे एक मार्किंग लगा दो, कोई बहुत ज़्यादा भी मार्क मत करना, बिकॉज समटाइम्स दे रेज एन ऑब्जेक्शन ऑन when you are writing something on the question paper, it may amount to unfair means. तो थोड़ा सा आप नोट पे ऐसे छोटा सा कुछ मार्किंग लगा सकते हो, जस्ट टू नो कि यहाँ पे नोट पूछा गया है और क्या सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 94 ऑफ CPC क्या नहीं आता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर सेक्शन 94 में लिखा गया है, ग्रांटिंग ऑफ टेम्पररी इंजंक्शन ये भी सेक्शन 94 में लिखा गया है, अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट ये भी 94 में लिखा गया है, ग्रांटिंग अ परमानेंट इंजंक्शन ये 94 में नहीं है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों, ये यहाँ कहाँ गई, अगर टेम्पररी इंजंक्शन CPC के 94 में दी गई है, परमानेंट इंजंक्शन आपको SRA में दी गई है। CPC डज नॉट डील विथ परमानेंट इंजंक्शन, CPC ओनली डील्स विथ टेम्पररी इंजंक्शंस, SRA डील्स विथ परमानेंट इंजंक्शंस। ऑल राइट, तो इसका आंसर होगा D। अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इन वन सिचुएशन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ engagement of a lawyer by the party to the suit will be deemed to continue after the death of the party. What is that situation? कब एक पार्टी की डेथ के बाद उसका जो सूट है बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एंगेजमेंट, उसके सूट में जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एंगेजमेंट, आप जब अपना सूट इनिशिएट करते हो, तो अब जब आप अपने लॉयर को एंगेज कर रहे हो, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो कब वो कंटिन्यू माना जाएगा इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टी? द आंसर इज, पहले सारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। टिल द प्लीडर इन्फॉर्म्स द कोर्ट अबाउट द डेथ ऑफ द पार्टी, till the legal heirs engage a new pleader, till an application for impleadment of legal heirs is filed, till the legal heirs are brought on record. So इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर A, ऑप्शन नंबर A, बिकॉज ये चीज एक्सप्रेसली ऑर्डर 22 रूल 10A CPC में दी गई है। All right, okay, let's move to the next question. For the purpose of hearing any reference, अगर कोई रेफरेंस है किस केस में, अंडर 143, अंडर 143 क्या है, जब प्रेसिडेंट कोई केस सुप्रीम कोर्ट को रेफर करता है, तो ये जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होती है उस केस की बात हो रही है यहाँ पे। तो उस केस में मिनिमम नंबर ऑफ जजेस जो होने चाहिए उस रेफरेंस बेंच में, वो कितने होने चाहिए? 3, 5, 7, 11। द करेक्ट आंसर इज 5, बिकॉज दिस इज गिवन अंडर आर्टिकल 145 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच डील्स विथ द रूल्स गवर्निंग द सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो आर्टिकल 145 के अंदर दिया गया है कि अगर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है तो उसको डिसाइड करने के लिए मिनिमम 5 जजेस की बेंच बैठनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी अंडर सेक्शन 230 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शैल नॉट बी प्रिज्यूम्ड। अब सेक्शन 230 है क्या? सेक्शन 230 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो है जिसमें लिखा गया है कि द एजेंट विल नेवर बी पर्सनली लायबल, लेकिन सेक्शन 230 में ही 3 ऐसे सिचुएशंस दिए गए हैं जहां पे द एजेंट मे बी पर्सनली लायबल इन एनी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब वो 3 स्टेजेस, 3 जो सिचुएशन दी गई हैं, उन 3 सिचुएशंस में इनमें से क्या फॉल नहीं करता है? यहाँ पे लिखा है कॉन्ट्ररी टू सेक्शन 230, कॉन्ट्ररी टू सेक्शन 230 वो हमें बताना है यहाँ पे। ऑल राइट, नॉट बी प्रिज्यूम्ड लिखा है। ओके, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय एन एजेंट फॉर द sale or purchase of goods for a merchant resident abroad,
ये है वहां पे, ये चीज वहां लिखी हुई है। ओके, वेयर द प्रिंसिपल डज नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ हिज एजेंट। ऐसा सिमिलर पॉइंट 230 में है, बट यहां पे एक मिस्टेक है। देयर इज अ मिस्टेक इन दिस वन। यहां पे जहां पे प्रिंसिपल है यहां पे एजेंट होना चाहिए एज पर सेक्शन 230, और जहां पे एजेंट है वहां पे प्रिंसिपल होना चाहिए as per section 230. So this is a wrong point. So this will be an answer. But next वाला भी पढ़ लेते हैं। Where the principal though disclose cannot be sued, ये भी ठीक है, ये भी है उधर। In all the above. But all the above नहीं होगा क्योंकि B जो है यहाँ पे गलत mentioned है। यहाँ पे where principal does not disclose the name of agent लिखा है, but होना क्या चाहिए as per 230 when agent does not disclose the name of the principal. So B is the answer. All right. Okay, an advertisement in a newspaper inviting tenders लिखा है यहाँ पे, is a proposal, an invitation for conversation, promise और invitation for proposal. So हमें पता है, हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम पढ़ते हैं ये चीज़ कि अगर न्यूज़पेपर में किसी भी तरीके के टेंडर्स की एडवर्टिजमेंट है, इसके अलावा कोई भी पैम्पलेट्स होते हैं, एनी काइंड ऑफ कैटलॉग, दी आर्टिकल्स विच आर पुट इन शॉपिंग मार्ट एंड थिंग्स लाइक दैट, मेन्यू है आपका, ऑल दीज थिंग्स दे आर इन्विटेशन टू प्रपोजल, इन्विटेशन फॉर प्रपोजल, बिकॉज वो प्रपोजल नहीं हो सकता है। क्यों वो प्रपोजल क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे जब एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं हम टेंडर को इनवाइट करने के लिए, सो द इंटेंशन बिहाइंड गिविंग दैट एडवर्टाइजमेंट इज टू इनवाइट द प्रपोजल एंड नॉट द एक्सेप्टेंस। जो पर्सन्स ये टेंडर की एडवर्टाइजमेंट देखेंगे वो अपने अपने टेंडर प्रपोज करेंगे, एंड देन जिसका भी टेंडर सबसे अप्रोप्रिएट लगेगा दैट टेंडर विल बी एक्सेप्टेड। सो ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये एक्सेप्टेंस के लिए नहीं, रादर प्रपोजल के लिए है, इसीलिए ये इन्विटेशन टू प्रपोजल होगा। और यही चीज़ बोली गई है जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं, तो उसमें ये केस लॉ पढ़ेंगे, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट कैश केमिकल्स, उसमें भी यही बात बोली गई है। ऑलराइट, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन? स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन क्या होती है? स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, अब लेट्स सी द ऑप्शंस। इंटरप्रिटेशन ऑफ अ स्टैट्यूट बाय द पार्लियामेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट बाय द हाउस ऑफ कॉमन्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट बाय कोर्ट्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट बाय हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अब पार्लियामेंट इटसेल्फ मेक्स द लॉज, तो वो इंटरप्रेट नहीं करती है, सो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। हाउस ऑफ कॉमन्स इट डज नॉट डील विद द लॉ ऑफ इंडिया, तो ये भी नहीं होगा। कोर्ट्स, येस, इंटरप्रिटेशन इज द सोल जॉब ऑफ द कोर्ट्स, बिकॉज पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है उसको इंटरप्रेट करना, कीपिंग इन माइंड द इंटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट बिहाइंड मेकिंग द लॉ, इज द जॉब ऑफ कोर्ट। तो आंसर इसका ये होना चाहिए, बट लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, इंटरप्रिटेशन डन बाय हाउस ऑफ लॉर्ड्स नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया। सो इसका आंसर होगा सी, इंटरप्रिटेशन डन बाय द कोर्ट्स। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 एनी पर्सन हैविंग द पोजेशन और कंट्रोल ऑफ अ पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ अ मूवेबल प्रॉपर्टी of which he is not the owner, may not be compelled specifically to deliver it to the person entitled to its immediate possession in which of the following cases। अब यहाँ पे क्लियरली इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है सेक्शन 8 ऑफ SRA, सेक्शन 8 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में से ये क्वेश्चन है, और यहाँ पे लिखा है अगर कोई पर्सन किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का रियल ओनर नहीं है तो कब आप उसको कंपेल नहीं कर सकते हो उस मूवेबल प्रॉपर्टी को ऐसे पर्सन को डिलीवर करने के लिए जो डिजर्व करता है उस प्रॉपर्टी को। ऑलराइट, जो उसकी पोजेशन होना डिजर्व करता है, एंटाइटल्ड है उसके पोजेशन के। सो सेक्शन 8 में वो पॉइंट्स दिए गए हैं कब कब आप उनको कंपेल कर सकते हो, बट यहाँ पे ये बोल रहा है
ये पॉइंट बताना है कब आप कंपेल नहीं कर सकते हो। तो इन ऑप्शंस में से आपको ऐसा ऑप्शन देखना है विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेक्शन 8। ओके, व्हेन अ थिंग इज नॉट हेल्ड बाय द डिपेंडेंट एज एजेंट और ट्रस्टी। अगर हम सेक्शन 8 ऑफ SRA याद करते हैं तो उसका फर्स्ट क्लॉज ही है व्हेन द थिंग इज क्लेम्ड, व्हेन द थिंग क्लेम्ड इज हेल्ड by the defendant as agent or trustee। तो ये ही यहाँ पे नॉट नहीं होना चाहिए, इसीलिए दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज इस केस में आप कंपेल नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेक्शन 8। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन कॉम्पनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड द एडिक्वेट रिलीफ टू द प्लेंटिफ, येस इट इज देयर। व्हेन इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू ascertain the actual damage caused by its loss, it is also there। when the thing possession of the thing claimed has been wrongfully transferred, ये भी उसमें है। So the correct answer is A। Next, under the provisions of Rajasthan Rent Control Act 2001, which of the following is not a requisite regarding inspection of rented premises? अब inspection of rented premises section 25 of Rajasthan Rent Control Act में दिया गया है। ऑलराइट, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के सेक्शन 25 डील्स विद इंस्पेक्शन ऑफ रेंटेड प्रीमाइसेस। अब इनमें से क्या उस सेक्शन 25 की कंडीशन नहीं है, आपको वो बताना है। ऑलराइट, प्रायर इंटीमेशन ऑफ 7 days शैल बी गिवन, ये इट इज देयर। premises shall be inspected in daytime, this is also clearly given। inspection shall not be carried out more than once in 3 months, ये भी उसमें दिया गया है clearly if you have read the section। inspection shall be carried out only in the presence of tenant, such requisite is not expressly given in section 25, so this is the correct answer। Alright, any suit filed under the provisions of SRA shall be disposed of by the court within a period of dash from the, इधर dash आएगा, how many days यहाँ पे, from the date of service of summons to the defendant। तो कितने days, अगर कोई सूट फाइल होना है SRA के अंदर तो वो सूट जो है वो कोर्ट कितने दिन में डिस्पोज ऑफ करेगी, कौन से डेज, इतने डेज फ्रॉम द डेट ऑफ, वो डेज कब से काउंट होंगे, फ्रॉम द डेट जिस दिन डिफेंडेंट को समन सर्व हुआ था। ऑलराइट, तो क्या होगा इसका आंसर, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये सेक्शन 20C ऑफ SRA में दिया गया है, और ये जो सेक्शन 20C है इट वॉज एडेड बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018, जो 2018 रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है SRA के अंदर, ये 20C उसमें ऐड किया गया था, और इसका करेक्ट आंसर होगा 12 मंथ्स। वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, सीधा उन्होंने क्वेश्चन में से नंबर ऑफ डेज पूछे हैं, तो इसका आंसर होगा 12 मंथ्स। ऑल राइट, टू एनफोर्स अ राइट ऑफ प्रीएम्पशन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, अब इन्होंने स्पेसिफिकली लिमिटेशन पूछ लिए, तो हियर आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि लिमिटेशन एक्ट में से, जो आपका लिमिटेशन एक्ट है उसमें से अगर आप कोई भी स्टेट का जुडिशरी पेपर उठा के देखोगे तो उसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है, लिमिटेशन में से ज़रूर 2 to 3 क्वेश्चंस होते ही हैं, और सारे क्वेश्चंस जो होंगे मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे आपके उसमें से वो शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, जो लिमिटेशन एक्ट के पीछे शेड्यूल दिया है जिसमें वेरियस केसेस में वेरियस सब्जेक्ट मैटर्स में पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होगा, वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब से स्टार्ट होता है, क्वेश्चंस उसी पे बनते हैं मेनली। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल्सो वन अमंग देम, सो प्लीज़ आप उस शेड्यूल को अच्छे से पढ़ के जाइए एंड ट्राई टू रिमेंबर दी limitation periods of various contracts, various cases, various subject matters। all right, यहाँ पे हमसे preemption के बारे में पूछा गया है, तो आर्टिकल 97 या बोलो आप एंट्री नंबर 97 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, उसमें दिया गया है कि preemption के लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है 1 year, so D is the correct answer। all right, next, this is a maxim from interpretation of statutes topic, ut reg
res magis valeat quum perit is also known as, इसको और क्या बोलते हैं, इस मैक्सिम को और क्या बोलते हैं? पहले मैं आपको इस मैक्सिम का मतलब बता देती हूँ. इसका लिटरल मीनिंग होता है टू मेक द स्टैच्यूट और टू मेक द प्रोविजन अंडरस्टैंडेबल एंड नॉट वॉइड. किसी भी स्टैच्यूट को आपको वैलिड बनाना होता है एंड नॉट वॉइड. आपका जो इंटरप्रिटेशन होना चाहिए वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए कि इस स्टैच्यूट को हमें वैलिड साइड पे ले जाना है, वॉइड साइड पे नहीं ले जाना है. हमें इसको कॉन्स्टिट्यूशनल साइड पे ले जाना है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल साइड पे नहीं ले जाना है. तो इसीलिए इसका आंसर हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, नो, दिस इज नॉट रिलेटेड टू हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, दिस इज रिलेटेड टू रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन. बिकॉज एक रीजनेबल पर्सन की थिंकिंग यहाँ पे इन्वॉल्व होती है कि अगर आप किसी स्टैच्यूट या किसी प्रोविजन को देख रहे हो तो आपको उसे वैलिड साइड में इंटरप्रेट करना है, वॉइड साइड में इंटरप्रेट नहीं करना है. So B will be the correct answer. Adjective generis नहीं होगा because it deals with the words which belongs to same genus or same species. Okay. Next question. Under the civil procedure, code of civil procedure, in which of the following case signed का मतलब stamped नहीं होता है? All right. साइंड का मतलब कब स्टैम्प्ड नहीं होता है वो बताना है आपको. सो सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ सीपीसी जिसमें डेफिनेशन दी गई हैं उसमें साइंड की डेफिनेशन दी गई है जिसमें एक्सप्रेसली लिखा है कि साइंड डज नॉट इंक्लूड जजमेंट. सो इट इज ऑल्सो अ डायरेक्ट क्वेश्चन. ऑल राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चैप्टर 8 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रिलेटिंग टू एक्शनेबल क्लेम्स इज इनकरेक्ट? अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपको वो बताना है. इसीलिए इनकरेक्ट पे मैंने पहले ही मार्क कर दिया है सो दैट आप कंफ्यूज ना हो कि करेक्ट बताना है या इनकरेक्ट बताना है. तो इनकरेक्ट बताना है. ऑल राइट. सो फर्स्ट, दिस चैप्टर अप्लाइज टू इंस्ट्रूमेंट्स विच आर फॉर द टाइम बीइंग बाय लॉ और कस्टम नेगोशिएबल. ये फर्स्ट ही ऑप्शन अपने आप में गलत है बिकॉज एज पर सेक्शन 137 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सेक्शन 137 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में क्या बोला गया है कि दिस चैप्टर ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स डज नॉट अप्लाई टू द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर फॉर द टाइम बीइंग बाय लॉ और कस्टम नेगोशिएबल. और यहाँ पे डज नॉट इज मिसिंग. सो इसीलिए दिस विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. बाकी सारी चीज़ें करेक्ट है. दिस चैप्टर डज नॉट अप्लाई टू एनी मर्केंटाइल डॉक्यूमेंट टाइटल ऑफ गुड्स. इट इज गिवन transferee of actionable claim shall take it subject to the liabilities equalities which the transfer of subject to, ये भी सही है. every notice of the transfer shall be writing, ये भी सही है. it is all given under chapter 8 but this is contradictory to section 137. इसीलिए this will be the correct answer. all right. next question. the writ jurisdiction of high court is wider than the writ jurisdiction of the supreme court. Examine the correct answer. The statement given is कि हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन वाइडर होता है सुप्रीम कोर्ट के रिट जुरिस्डिक्शन से. अब इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा, जो 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट सूटेड है. फर्स्ट, yes का मतलब है कि yes the writ jurisdiction of high court is wider than the writ jurisdiction of supreme court and the reason is कि article 26 can be invoked to establish fundamental right and any other right. Second is no, article 32 is wider. Both jurisdictions are identical, none of the above option. First one, A1 is correct because article 32 में सिर्फ violation of fundamental right की बात हुई है, whereas article 226 में fundamental right as well as any other right की भी बात हुई है. All right, तो इसीलिए A will be your answer. Under section 15 of Limitation Act, section 15 of Limitation Act, exclusion of time is not applicable to. अब section 15 इनमें से किस पे अप्लाई नहीं करता है हमें वो बताना है. सूट, अपील, एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन, ऑल ऑफ द अबव.
सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15, जो सेक्शन 15 है वो अपील्स पे अप्लाई नहीं करता है, सूट और एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन पे अप्लाई करता है. ऑल राइट, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. These are all the direct questions, all direct questions. Okay. According to dash of interpretation, the meaning of the word is to be judged by the company it keeps. उस word की क्या company है, मतलब उसके क्या आगे और पीछे उसके जितने वर्ड्स हैं, वो जिन वर्ड्स की कंपनी में है, आप उस वर्ड का मीनिंग उसकी कंपनी से जज कर सकते हो. दैट मीन्स कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग. ऑल राइट, तो ये कौन सा रूल है? गोल्डन रूल? नो. गोल्डन रूल डील्स विद द ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द एक्ट. ऑल राइट. डिक्री इंक्लूड्स रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, दैट इज not related to interpretation of statutes. Naciter as sources. This is the correct answer. Naciter as sources is the correct answer because इसका meaning ही यही होता है कि a word is to be judged. The meaning of a word is to be judged by the company it keeps. All right. Under the Rajasthan Rent Control Act, an application made under section 23 shall be disposed of by the rent authority within dash days from the date of presentation of the application. This is also again a direct question. इसका आंसर है 60 days. सेक्शन 23 यहाँ पे mentioned है, इसमें डायरेक्टली दी गई है कि 60 days में कंप्लीट करना है. क्लॉज 4 में दिया गया है ये. ऑल राइट. नेक्स्ट, अंडर दी Code of Civil Procedure 1908, which of the following statement is not correct? Is not correct. कौन सा statement correct नहीं है? All right. तो इसमें हमें बताना है कि CPC के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. तो हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे. All right. First is decree includes rejection of plaint. It is there. सेक्शन 2 क्लॉज 2 जहाँ पे डिक्री की डेफिनेशन दी गई है और उसमें लिखा गया है दैट इट इंक्लूड्स रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड 144. तो वो उसमें है डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन इज 144. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, ये भी दिया गया है 2 क्लॉज 2 में डिक्री की डेफिनेशन में. डज नॉट इंक्लूड ऑर्डर फॉर डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, ये भी दिया गया है 2 क्लॉज 2 में कि डिक्री डज नॉट इंक्लूड एनी ऑर्डर फॉर डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट. डिक्री इंक्लूड्स एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर. ओके, यहाँ पे इंक्लूड्स वर्ड आया है, रादर सेक्शन 2 क्लॉज 2 में डज नॉट इंक्लूड वर्ड यूज हुआ है. तो इसीलिए दिस इज इनकरेक्ट. दैट इज द राइट आंसर. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑल राइट. द रिपील ऑफ द राजस्थान प्रेमिसेस कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1950 एक्ट ऑफ 1950 बाय सेक्शन 32 which is the repealing section of Rajasthan Rent Control Act 2001 affected which of the following? इनमें से कौन से एक्ट, which act of the following किसको इसमें इन्होंने अफेक्ट किया है? So that is actually a typing mistake, so we will be skipping this question because there is a mistake in this question. तो हम इसको अभी skip करते हैं for the time being. All right, let's move to the next question. On application under section 22E of Rajasthan Rent Control Act. All right, section 22E की एप्लीकेशन अगर राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर करनी है तो उस पर कितनी कोर्ट फीस लगेगी? ये दिया गया है सेक्शन 28 ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में, जिसमें साफ साफ बोला गया है कि अगर 22E के अंदर कोई एप्लीकेशन है, सेक्शन 23 के अंदर कोई एप्लीकेशन है, सेक्शन 24 के अंदर कोई एप्लीकेशन है, तो आपकी जो कोर्ट फीस होगी वो होगी ₹100. और इनके अलावा अगर कोई केसेस है उसमें अगर कोई कोर्ट फीस होगी तो वो होगी एड वैलोरम. बट इस केस में द आंसर इज ₹100. ऑल राइट. Next,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इंडियन एविडेंस एक्ट इज नॉट करेक्ट। अब आपको बताना है कि इसमें से क्या करेक्ट नहीं है। The contents of the documents may be proved either by primary or secondary evidence. This is correct. It is given in where is it given? It is given in section 60 of the Indian Evidence Act. Primary evidence means the document itself produced for the inspection of the court. This is also given. ये primary evidence की definition है. This is clearly given. This is like clearly given in section 62. All right. Counterparts of the documents as against the parties who executes them comes under secondary evidence. This is incorrect. क्योंकि अगर secondary evidence की definition देखेंगे हम तो उसमें साफ साफ लिखा है who does not execute them, वो सेकेंडरी एविडेंस होगा, और अगर हु एग्जीक्यूट्स देम होगा तो वो प्राइमरी एविडेंस होगा। तो दिस इज इनकरेक्ट। तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अंडर विच सेक्शन इज इट प्रूव दैट ऑल सिविल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द हस्बैंड एंड वाइफ ऑफ एनी पार्टी टू द सूट शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस? कि किसी भी सिविल प्रोसीडिंग में अगर पार्टीज जो है वो हस्बैंड या वाइफ है तो दे विल बी कॉम्पिटेंट विटनेसेस अगेंस्ट ईच अदर। ओके, तो ये किस में दिया गया है? द करेक्ट आंसर इज ए, सेक्शन 120, बिकॉज 121 इंडियन एविडेंस एक्ट जजेस और मैजिस्ट्रेट के एविडेंसेस से डील करता है। 122 इंडियन एविडेंस एक्ट ये हस्बैंड या वाइफ को एक दूसरे के अगेंस्ट आप एविडेंस देने के लिए कब कंपेल नहीं कर सकते हो उसके लिए डील करता है। 126 प्रोफेशनल एविडेंस में डील करता है। ऑल राइट, सो इसीलिए द आंसर विल बी ए, 120, डायरेक्ट क्वेश्चन। ऑल राइट, पेंडिंग प्रोसीडिंग्स इन अ रिप्रेजेंटेटिव सूट। तो अगर रिप्रेजेंटेटिव सूट है कोई, रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है? ऐसा सूट जिसमें कि बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है, उन सारे लोगों का कोई एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो उन सबके बिहाफ पे केस फाइल करता है और केस फाइट करता है। ऑल राइट, अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव सूट पेंडिंग है तो द डिस्प्यूट, उसमें जो डिस्प्यूट है वो ऑलरेडी सेटल हो गया है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का। किसके थ्रू? कॉम्प्रोमाइज के थ्रू। ऑल राइट, तो अब वो उन्होंने आपस में कॉम्प्रोमाइज ऑलरेडी कर लिया है। अब अगर वो जॉइंटली कोर्ट में एक एप्लीकेशन करते हैं कि हमारा जो कॉम्प्रोमाइज है, हमारे बीच में जो सेटलमेंट हुआ है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक फॉर्मल जजमेंट के फॉर्म में, सो इस केस में कोर्ट ने इसको डिक्री कर दिया था। क्या कर दिया था? डिक्री कर दिया था। डिक्री करने का मतलब है कोर्ट ने एक रिकॉर्ड बना के दे दिया। अब इसमें क्या कोर्ट की तरफ से कोई प्रोसीजर में इरेगुलरिटी थी? फर्स्ट इज नो, सेकंड यस, कोर्ट ought to have conducted an inquiry about the genuineness of the settlement। जेन्युइननेस ऑफ द सेटलमेंट में इंक्वायरी करने की कोई भी ऐसी बात जो है वो सीपीसी में दी नहीं गई है, प्लस जो भी सेटलमेंट हुआ है आप उसको वॉइड नहीं बोल सकते हो, दैट इज क्लियरली मेंशन्ड इन द सीपीसी। ओके, नो, कोर्ट कुड हैव ग्रांटेड लीव टू सेटल बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव सूट, या फिर यस, कोर्ट कैन नॉट ग्रांट परमिशन विदाउट ड्यू प्रोसेस बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव सूट। सो द करेक्ट आंसर इज डी। वाई? बिकॉज मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें प्रोसीजरल इरेगुलरिटी है, इसीलिए यहाँ येस लिखा गया है। येस, देयर इज अ प्रोसीजरल इरेगुलरिटी। अब उसका रीज़न है कि रिप्रेजेंटेटिव सूट जो होता है उसका एक प्रोसीजर होता है। सो ऑर्डर 1 रूल 8 जो है, ऑर्डर 1 रूल 8 जो है वो रिप्रेजेंटेटिव सूट में क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है कोर्ट को, उससे डील करता है। उसमें साफ साफ लिखा है कि कोर्ट अगर कुछ भी एक्शन लेगी रिप्रेजेंटेटिव सूट से रिलेटेड तो जितने भी उसमें लोग हैं जिनका इंटरेस्ट है उन सबको नोटिस देना पड़ता है और एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। तो जब तक वो ड्यू प्रोसीजर फॉलो नहीं होता है, क्योंकि ये एक रिप्रेजेंटेटिव सूट है, तब तक सिर्फ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जो कि सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स है उनकी
सेटलमेंट पे परमिशन ग्रांट नहीं की जा सकती है। तो ऑर्डर 1 रूल 8 के हिसाब से डी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गिफ्ट अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज करेक्ट? गिफ्ट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? अगर हम गिफ्ट की बात करें तो गिफ्ट सेक्शन 122 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दी गई है। सेक्शन 122 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में गिफ्ट का कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिसका मतलब है, अब इसमें से क्या करेक्ट है हमें वो बताना है। अब यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं बताना है, यहाँ पे हमें करेक्ट बताना है कि गिफ्ट से रिगार्डिंग इनमें से क्या, इन चारों में से क्या करेक्ट है। ठीक है, गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन फ्यूचर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड वॉलंटरली और एंड विदाउट कंसिडरेशन। सब कुछ सही है इसमें, बट एक चीज गलत है, द वर्ड यूज्ड इज फ्यूचर। और अगर हम सेक्शन 122 पढ़ेंगे उसमें द वर्ड यूज्ड इज एग्जिस्टिंग। सो गिफ्ट हमेशा एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी की हो सकती है, किसी ऐसी प्रॉपर्टी की नहीं हो सकती है जो अभी फ्यूचर प्रेजेंट में एग्जिस्टिंग नहीं है बट फ्यूचर में होगी, उसकी गिफ्ट नहीं की जा सकती है। तो फर्स्ट ही पॉइंट यहाँ पे गलत है, सो दिस विल बी द रॉन्ग आंसर। बट एक बार सारे ऑप्शंस हम पढ़ेंगे। ट्रांसफरर इज नोन एज द डोनर, ट्रांसफरी इज नोन एज द डोनी। यहाँ पे इज ऑल्सो अ मिस्टेक, यहाँ पे डोनर होगा, मतलब दिस इज अ टाइपिंग मिस्टेक, द क्वेश्चन इज करेक्ट। ट्रांसफरी को यहाँ पे डोनी बोला जाता है, सो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट ऑप्शन। इफ द डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस द गिफ्ट इज वॉइड, दैट इज ऑल्सो गिवन अंडर सेक्शन 122 एक्सप्लेनेशन पार्ट। नन ऑफ द अबव, तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि उसमें द वर्ड फ्यूचर इज यूज्ड बट वहां पे एग्जिस्टिंग वर्ड यूज हुआ है। ऑल राइट, नेक्स्ट। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। अब एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, जो डिफेक्शन के बेसिस पे डिसक्वालिफिकेशन है, उसके बारे में किस शेड्यूल में बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में? वो है शेड्यूल 10th शेड्यूल। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। इट इज ऑल्सो अ डायरेक्ट क्वेश्चन। ऑल राइट, इसमें 10th है तो 9th शेड्यूल डील्स विद जुडिशियल रिव्यू, किन किन का नहीं हो सकता है। 11th शेड्यूल डील्स विद पंचायत्स एंड 12th शेड्यूल डील्स विद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। तो इसीलिए 12th शेड्यूल डील्स विद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो 10th शेड्यूल विल बी द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, सेक्शन 87 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स, दिस इज ऑल्सो अ डायरेक्ट क्वेश्चन। अब एक एक करके हम देखेंगे इसमें। प्रिजम्पशन एज टू सेक्शन 87 इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में पूछा गया है। फर्स्ट, प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स। अगर आपने इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि ये सेक्शन 86 में दिया गया है। ऑल राइट, प्रिजम्पशन एज टू बुक्स, मैप्स एंड चार्ट्स, दिस इज द करेक्ट आंसर, ये सेक्शन 87 में दिया गया है। प्रिजम्पशन एज टू टेलीग्राफिक मैसेजेस, ये सेक्शन 88 में दिया गया है। प्रिजम्पशन एज टू ड्यू एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स नॉट प्रोड्यूस्ड, ये सेक्शन 89 में दिया गया है। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड सेक्शन 2 ऑफ लिमिटेशन एक्ट? सेक्शन 2 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में डेफिनेशन क्लॉज दिया गया है, तो इनमें से चारों में से किसकी डेफिनेशन लिमिटेशन एक्ट में नहीं दी गई है? किस वर्ड को नहीं डिफाइन किया गया है? Bill of exchange has been defined in the Limitation Act 2 clause C. Bond is also defined in the Limitation Act 2 clause D. Check is not defined in Limitation Act. तो इसका आंसर यही होगा। Promissory note is 2 clause K. So इसका आंसर होगा चेक, क्योंकि वो Limitation Act के सेक्शन 2 में डिफाइंड नहीं है। All right, next. Under the Indian Contract Act 1872 requisite for a valid ratification. अब valid ratification के लिए इन चारों में से क्या चाहिए होता है? First, knowledge of the correct facts of the case. Yes, this is required. Section 198 Indian Contract Act में specifically ये बात बोली गई है कि अगर कोई person है जो ratify कर रहा है किसी contract को, किसी एजेंट के कॉन्ट्रैक्ट को, तो उसको
उस कॉन्ट्रैक्ट की जिसे वो रेटिफाई कर रहा है उसके फैक्ट्स की करेक्ट नॉलेज होनी चाहिए. सो एज पर द क्वेश्चन ए इज द करेक्ट आंसर. इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन रेटिफाइंग, नहीं, ऐसा कहीं दिया नहीं गया है. राइट ऑफ द पर्सन रेटिफाइंग, ये भी कहीं नहीं दिया गया. लायबिलिटी ऑफ द पर्सन रेटिफाइंग, ये भी कहीं नहीं दिया गया. ऑलराइट, तो करेक्ट आंसर इज ए. ऑलराइट, अंडर द लिमिटेशन एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट डेफिनेशन. अब फिर इधर नॉट पूछा गया है. इनमें से कौन सी डेफिनेशन लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं है, हमें ये बताना है. ऑलराइट, फर्स्ट ए, tort means a civil wrong which is exclusively the breach of contract or breach of trust. यहीं पे फर्स्ट ही क्वेश्चन में एक गलती है, फर्स्ट ऑप्शन में ही एक गलती है. यहाँ पे विच इज एक्सक्लूसिवली एज पर सेक्शन 2 क्लॉज M ऑफ लिमिटेशन एक्ट, विच इज एक्सक्लूसिवली नॉट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. यहाँ पे नॉट यूज नहीं हुआ है. सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यही एक जो है इनकरेक्ट डेफिनेशन है. सो डज नॉट इंक्लूड अपील और एप्लीकेशन, ये भी बिल्कुल ठीक है. फॉरेन कंट्री मीन्स एनी कंट्री अदर देन इंडिया, ये भी बिल्कुल ठीक है. तो ए शुड बी द करेक्ट आंसर. डायरेक्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री लीगल एड. फ्री लीगल एड टेक्स इट्स रूट फ्रॉम विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब फ्री लीगल एड के बारे में आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के? आर्टिकल 30, आर्टिकल 39, आर्टिकल 38 या आर्टिकल 39A? इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 39A. आर्टिकल 39A विच डील्स विथ DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि ये स्टेट के डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना है. एंड दिस आर्टिकल वाज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं. ऑलराइट, सो इसीलिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ऑलराइट, ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 144 ऑफ CRPC शैल नॉट रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन. तो सेक्शन 144 CRPC में साफ साफ लिखा है कि अगर सेक्शन 144 CRPC का कोई ऑर्डर पास हो रहा है तो वो कितने टाइम तक इन फोर्स रह सकता है, दैट इज नॉट मोर देन. तो मैक्सिमम 2 months के लिए रह सकता है, उससे ज़्यादा के लिए नहीं रह सकता है. दैट इज ऑल्सो अ डायरेक्ट क्वेश्चन. ऑलराइट, ओके, सो अंडर सेक्शन 32 of Protection of Children from Sexual Offences Act, that is POCSO Act, as person shall be eligible to be appointed as a special public prosecutor. तो सेक्शन 32 जो है वो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की क्वालिटीज़ और उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बताता है. तो इनमें से क्या एलिजिबिलिटी है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की एज पर सेक्शन 32 ऑफ पॉक्सो एक्ट? इन प्रैक्टिस फॉर नॉट लेस देन 3 years एज एन एडवोकेट? नो. इन प्रैक्टिस फॉर नॉट लेस देन 5 years एज एन एडवोकेट? नो. इन प्रैक्टिस फॉर नॉट लेस देन 7 years एज एन एडवोकेट? यस. एंड 2 years भी नहीं होगा. तो इट इज़ ऑल्सो अ डायरेक्ट क्वेश्चन. 32 में दिया गया है सीधे सीधे कि 7 years की प्रैक्टिस के बाद ही मिनिमम आप स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए एलिजिबल होते हो अंडर सेक्शन 32 ऑफ पॉक्सो एक्ट. ऑलराइट, नेक्स्ट, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब यहाँ पे जो DV एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, उससे रिलेटेड ये 4 स्टेटमेंट्स हैं. इन चारों में से कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है. सो फर्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफिसर इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट. दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग बिकॉज प्रोटेक्शन ऑफिसर इज अ पब्लिक सर्वेंट, ये स्पेसिफिकली दिया गया है. ऑलराइट, पेनल्टीज प्रिस्क्राइब्ड फॉर नॉट डिस्चार्जिंग द
for not discharging the duty by the protection officer? Yes, yes, this is definitely correct because this is given under section 31 कि अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर अपनी जो ड्यूटी है उसको फुलफिल नहीं करता है तो उस पर पेनल्टी है. पेनल्टी कितनी है? 1 year, imprisonment up to 1 year and fine up to 20,000. ये पेनल्टी है. सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर. बट एक बार आगे का भी पढ़ लेते हैं. FIR कैन बी लॉज्ड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर. नो, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. ठीक है. सो B is the correct answer. Under the provisions of section 105A of CRPC, आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाइंग क्या क्या इंक्लूड करता है? तो सेक्शन 105A ऑफ CRPC के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाइंग का मतलब A, in establishing a proof that the accused is related to the commission of the offense. No, it is not related to the accused, that we know. 105A जो है establishment of a proof that the property was derived from the commission of an offense. Yes. या फिर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड. नो, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. तो करेक्ट आंसर इज बी, डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि 105 है ही इस बारे में. ऑल राइट. नेक्स्ट, while releasing the offender after admonition as per probation of offenders act, admonition वाली बात है. ऑल राइट. ये सेक्शन 3 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में दिया गया है. तो इसमें क्या कौन सा फैक्टर हमें कंसीडरेशन में नहीं लेना है जब हम किसी ऑफेंडर को एडमोनिशन पे रिलीज कर रहे हैं अंडर सेक्शन 3 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट? तो इनमें से क्या फैक्टर आपको कंसीडर नहीं करना है वो आपको यहाँ पे बताना है. फर्स्ट, नंबर ऑफ प्रीवियसली रजिस्टर्ड केसेस अगेंस्ट द अक्यूज्ड. ये हम कंसिडर करते हैं क्योंकि उधर साफ साफ लिखा है कि देयर शुड बी नो प्रीवियस कन्विक्शन अगेंस्ट द अक्यूज्ड. ऑल राइट. नेचर ऑफ द ऑफेंस, ये भी वहाँ पे एक्सप्रेसली लिखा है सेक्शन 3 में. कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर भी वहाँ पे एक्सप्रेसली लिखा है. बट पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस वहाँ पे कहीं नहीं लिखा है. इसीलिए दिस विल नॉट बी द फैक्टर विच विल बी कंसिडर्ड वाइल ग्रांटिंग रिलीज ऑन एडमोनिशन अंडर सेक्शन 3 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट. ऑल राइट. नेक्स्ट. ओके. with reference to section 90 of Indian Penal Code, जो कि किससे डील करता है? कंसेंट. द डेफिनेशन ऑफ कंसेंट से डील करता है. तो यहाँ पे कंसेंट ऑफ अ चाइल्ड जो सेक्शन 90 के एक्सप्लेनेशन में दिया गया है. तो यहाँ पे जो कंसेंट ऑफ अ चाइल्ड है तो उस चाइल्ड का क्या मतलब है? ए, कंसेंट गिवन बाय अ पर्सन हु इज अंडर 15 years of age? No. Consent given by a person who is under 14 years of age? No. Consent given by a person who is under 13 years of age? Also no. But consent given by a person who is under 12 years of age, this is the correct answer. Section 90 में specifically इसके बारे में लिखा है, clearly लिखा है. All right. Under the Indian Penal Code, which of the following is not a punishable offence? इनमें से कौन सा एक ऑफेंस नहीं पनिशेबल है इन आईपीसी? मतलब इनमें से कौन सा ऑफेंस आईपीसी में दिया ही नहीं है एज पनिशेबल? ऑल राइट. मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट मर्डर, फर्स्ट ही ऑप्शन यहाँ पे सही है क्योंकि मर्डर 302 में पनिशेबल है, 307 में अटेम्प्ट टू मर्डर पनिशेबल है. बट पूरे आईपीसी में प्रिपरेशन फॉर मर्डर की पनिशमेंट कहीं नहीं दी गई है. सो दिस शुड बी द राइट आंसर. बट और भी देख लेते हैं. मेकिंग प्रिपरेशन फॉर डेकॉइटी, यस, ये सेक्शन 399 ऑफ आईपीसी में स्पेसिफिकली दिया गया है. इसके बाद मेकिंग प्रिपरेशन फॉर वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस इज ऑल्सो गिवन अंडर सेक्शन 122 आईपीसी. Making preparation to commit depredation on territories of power at peace with the government of India, this is also given under 126 section of IPC. So जो नहीं दिया गया है that is preparation for murder section, no section is given. All right, तो A is the right answer. All right, next. A prosecutes B for adultery with C, A's wife. B denies that C is A's wife.
but the court convicts B of adultery. Afterwards, C is prosecuted for bigamy in marrying B during A's lifetime. तो इसमें C says that she was never A's wife. So जजमेंट जो पहले अडल्ट्री वाला जजमेंट B के अगेंस्ट दिया गया था, क्या वो इस प्रेजेंट बाइगेमी वाले केस में वो जजमेंट रेलेवेंट होगा या नहीं होगा, दैट इज द क्वेश्चन. और ये आंसर देने से पहले लेट मी टेल यू दैट दिस इज एन इलस्ट्रेशन विच इज गिवन अंडर सेक्शन 43 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. दिस इलस्ट्रेशन इज गिवन इन द बेयर एक्ट ऑल्सो, जिसमें ये इलस्ट्रेशन नंबर बी है. ये इलस्ट्रेशन नंबर बी है जिसमें एक्सप्रेसली लिखा है कि इसका आंसर होगा दैट दिस जजमेंट विल बी इररेलेवेंट अगेंस्ट सी. वो सी के अगेंस्ट इररेलेवेंट होगा जो पुराना अडल्ट्री वाला जजमेंट था. वाई? क्योंकि सेक्शन 43 बोलता है कि अगर कोई भी जजमेंट या ऑर्डर है कोर्ट का जो 40, 41, 42 में फॉल नहीं करता है, वो तभी रेलेवेंट होगा किसी केस में अगर वो इटसेल्फ में या तो फैक्ट एन इशू है उस केस में या फिर रेलेवेंट फैक्ट है. तो इस केस में अगर हम अडल्ट्री वाला जजमेंट देखते हैं तो वो बाइगेमी वाले जजमेंट में ना ही फैक्ट एन इशू है ना ही रेलेवेंट फैक्ट है, तो इसीलिए इररेलेवेंट अगेंस्ट सी. इलस्ट्रेशन बी फॉर सेक्शन 43 इंडियन एविडेंस एक्ट. Under the Juvenile Justice, Care and Protection of Children's Act 2015, who may be designated as Child Welfare Officer? अब सेक्शन 107 ऑफ JJ एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में लिखा गया है किसके बारे में? चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर के बारे में. और उसमें क्लियरली बोला गया है कि एक चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर ऐसा ऑफिसर होगा who should not be below असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर. असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से बिलो रैंक का नहीं होना चाहिए. नाउ इसके बेसिस पे अब हम ऑप्शंस देखते हैं. हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से बिलो होते हैं कांस्टेबल, सो दिस शुड बी द राइट आंसर. असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वो तो गिवन ही है, ये नहीं होगा क्योंकि ये ओके सब इंस्पेक्टर, सो दिस विल बी द आंसर, हेड कांस्टेबल. ऑल राइट, यहां पे एक करेक्शन है, हु में नॉट बी आएगा. यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ करेक्शन है. यहाँ पे द क्वेश्चन शुड बी हु में नॉट बी डेजिग्नेटेड. तो इनमें से हेड कांस्टेबल ऐसा है जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बिलो आता है, तो इसीलिए उसको कभी भी चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर नहीं बनाया जा सकता. असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को बनाया जा सकता है और सब इंस्पेक्टर ऑब्वियसली असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ऊपर आते हैं तो उनको भी बनाया जा सकता है, बट हेड कांस्टेबल को बनाया नहीं जा सकता है. और ये चीज़ एक्सप्रेसली बोली गई है अंडर सेक्शन 107 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. ऑल राइट. Under the provision of Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, which of the following statements is wrong? अब DV एक्ट के, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के रिलेशन में हमें ये बताना है कि इनमें से चारों में से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, हमें ये बताना है. ओके, फर्स्ट देखेंगे, अ ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर इज एन ऑफेंस अंडर द एक्ट. यस, इट इज एन ऑफेंस under the act, section 30. All right. Upon the sole testimony of the aggrieved person, the court may conclude that an offence under 31 has been committed. ये भी सही है, ये भी given है exactly. Breach of protection order is a non-cognizable offence. This is incorrect because section में जो DV एक्ट का सेक्शन है उसमें करेक्टली मेंशन्ड है कि जो ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर है इट इज़ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, लेकिन यहाँ पे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस लिखा है, तो यही ऑप्शन रॉन्ग है. दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो वो कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस है. तो नॉन बेलेबल तो सही लिखा है बट यहाँ पे नॉन कॉग्निजेबल लिखा है, जबकि होना क्या चाहिए? कॉग्निजेबल होना चाहिए. ऑल राइट. देन अंडर सेक्शन 17 of the Probation of Offenders Act
रूल्स कैन बी फ्रेम्ड बाय। अब प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में 17 में रूल्स के बारे में लिखा है, तो वहाँ पे क्लियरली लिखा है कि प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट से रिलेटेड जो भी रूल्स बनाने हैं इट विल बी फ्रेम्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन, ऑलराइट। ओके, नेक्स्ट, Z's will contains these words। क्या वर्ड्स थे Z की विल में? I direct that all my remaining property shall be equally divided between A, B and C। अब इसमें A क्या करता है, वो डिसऑनेस्टली B का नेम स्क्रैच कर देता है ताकि जितनी भी प्रॉपर्टी है वो उसको और C को मिल जाए, B को हटा देता है बीच में से। तो इसमें क्या ऑफेंस किया है A ने? चीटिंग? नो, क्योंकि चीटिंग हमेशा प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंस होता है एंड यहाँ पे जो ऑफेंस हुआ है वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। फॉर्जरी? यस, दिस इज फॉर्जरी। काउंटरफीट? नो, बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू करेंसी, यहाँ पे करेंसी की बात नहीं हुई है, तो यहाँ पे द करेक्ट ऑप्शन विल बी फॉर्जरी। ऑलराइट। एविडेंस इन प्रोसीडिंग्स ऑफ Section 125 of CRPC shall be recorded in the manner। अब इनमें से किस मैनर में Section 125 CRPC जो मेंटेनेंस से डील करता है, मेंटेनेंस के केस में अगर ऑर्डर दिया जाएगा तो वो कौन सा प्रोसीजर किस मैनर में रिकॉर्ड किया जाएगा वो आपको बताना है। प्रिस्क्राइब्ड फॉर समन्स केसेस, यही सही है, क्योंकि सेक्शन 126 सीआरपीसी में बोला गया है कि 125 का कोई भी ऑर्डर होगा तो वो समन्स केसेस के जैसे डील किया जाएगा। वारंट्स केसेस नहीं होगा, डिस्क्रिशन भी नहीं होता है, समरी ट्रायल भी नहीं होता है, समन्स इज द राइट केस, राइट आंसर। ऑलराइट। ओके, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 is published in the Gazette of India on, it is a very direct answer, C is the answer। 25 सितंबर 1987 में ये जो indecent representation of women's act है ये गैजेट में पब्लिश हुआ था। ऑलराइट। फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 141 of negotiable instruments act which deals with offenses by companies, कि जब कोई कंपनी डिसऑनर वाला ऑफेंस जो 138 का ऑफेंस है अगर कोई कंपनी कमिट करती है तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में ये पूछते हैं कि कंपनी वर्ड के अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता है, डज नॉट इंक्लूड है। ऑलराइट। बॉडी कॉर्पोरेट, उसमें एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन जो है सेक्शन 141 का उसमें लिखा है दैट कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, नो, this is not included, this is not included। firm is included, association of individuals is included, तो correct answer will be B because ये explanation में कहीं mention नहीं है। Where an offence under the Juvenile Justice Act 2015 is punishable with less than 3 years, अगर 3 साल से कम के लिए punishable है कोई offence under the Juvenile Justice Act, तो उस offence को कौन ट्राई करेगा और वो ऑफेंस कैसा होगा, ये दिया गया है सेक्शन 86 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जेजे एक्ट के अंदर। ऑलराइट। तो कॉग्निजेबल, बेलेबल, ट्रायबल बाय द मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, नो, नो, क्योंकि वो एक लेस ग्रेव फॉर्म ऑफ ऑफेंस है तो कॉग्निजेबल, बेलेबल नहीं होगा। कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, ट्रायबल बाय जेएमएफसी, स्टिल नो। non-cognizable, bailable, non-cognizable, bailable by any magistrate, it will be yes। non-cognizable, non-bailable, यहाँ non-bailable नहीं होगा इसीलिए ये भी गलत है। The right answer is non-cognizable and bailable or any magistrate। सेक्शन 86 में ये चीज़ एक्सप्रेसली दी गई है। ओके। Offence under section 232 of IPC, सेक्शन 232 ऑफ IPC अब कैसा ऑफेंस है, कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, वो बताना है हमें। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि 232 IPC है क्या। 232 IPC इज काउंटरफीट ऑफ इंडियन कॉइन।
काउंटरफीट ऑफ इंडियन कॉइन के बारे में है 232 आईपीसी। ओके, अब काउंटरफीट ऑफ इंडियन कॉइन की जो पनिशमेंट होती है उसी से आपको समझ आ जाएगा। कई बार होता है कि आपको याद नहीं होता है कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है, कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, कौन सा ऑफेंस बेलेबल है, कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल है, कौन से ऑफेंस को ट्राई करेगा मैजिस्ट्रेट, कौन से ऑफेंस को ट्राई करेगी कोर्ट ऑफ सेशन। तो आप एक बार एक आइडिया लगा लो कि जो भी ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें पनिशमेंट या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की है या फिर मोर देन 10 ईयर्स की है, तो वो हमेशा कॉग्निजेबल होंगे क्योंकि वो ग्रेव होंगे, कॉग्निजेबल होंगे और नॉन बेलेबल होंगे, और बेसिकली उसको कोर्ट ऑफ सेशन ही डील कर सकती है बिकॉज लाइफ इम्प्रिजनमेंट सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन दे सकती है। ऑल राइट, तो इसीलिए यहाँ पे द राइट आंसर इज ए, क्योंकि बाकी सब मैच नहीं करते हैं। ऑल राइट, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 to 13 of Protection of Children from Sexual Offences Act, that is POCSO Act, shall not apply in case of medical examination or medical treatment of a child when, अब सेक्शन 3 to 30 किस टाइप के मेडिकल एग्जामिनेशन पे अप्लाई नहीं करेंगे वो हमें इनमें से बताना है। ऑल राइट, सच मेडिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट अंडरटेकिंग विद द कंसेंट ऑफ चाइल्ड हिमसेल्फ, ठीक है, या फिर ये दिस विल बी दी बी पॉइंट, दिस विल बी सी एंड दिस विल बी डी। ओके, ये दूसरा ऑप्शन है, यहाँ तक फर्स्ट ऑप्शन था, यहाँ से दूसरा ऑप्शन है सच मेडिकल एग्जामिनेशन मेडिकल ट्रीटमेंट अंडरटेकिंग विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट, सच मेडिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट अंडरटेकन विद द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स, सच मेडिकल एग्जामिनेशन मेडिकल ट्रीटमेंट अंडरटेकन विद द डायरेक्शन और प्रेजेंस ऑफ द पुलिस। तो ए इज रॉन्ग, बी इज ऑल्सो रॉन्ग, डी इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज सी इज करेक्ट। ये चीज़ एक्सप्रेसली सेक्शन आपके ये जो है आपके सेक्शन 41 में दी गई है, सेक्शन 41 ऑफ पॉक्सो एक्ट में ये चीज़ दी गई है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम द पर्सन डिसएमिनेटिंग सेडिशियस मटेरियल, सेक्शन 108 CRPC। अब ये कौन डिटरमाइन करेगा, कौन इसको एग्जामिन करेगा, जज कौन होगा इसमें, JMFC होगा, CJM होगा, सेशंस जज होगा या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होगा। तो एज पर सेक्शन 108 इट इज़ वेरी क्लियरली एक्सप्रेसली मेंशन्ड कि इट विल बी दी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ऑल राइट, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 320 of the CRPC, section 320 which deals with composition या फिर जिसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस बोलते हैं जिसको हम, तो सेक्शन 320 कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस से डील करता है। तो अब हमें बताना है कि सेक्शन 320 के रिलेशन में इनमें से क्या करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट बताना है हमें। तो इसमें है फर्स्ट, द कॉम्पोजिशन ऑफ एन ऑफेंस बिफोर चार्ज शैल हैव द इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द अक्यूज्ड, ये फर्स्ट ही गलत है। वाई? बिकॉज डिस्चार्ज की बात पूरे सेक्शन 320 में कहीं नहीं हुई है। वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अगर कोई ऑफेंस कंपाउंड कर लेता है तो वो अक्यूज्ड के अक्विटल के जैसे होगा। सेक्शन 320 में द वर्ड यूज्ड इज अक्विटल एंड नॉट डिस्चार्ज्ड। तो this will be the correct answer because this is an incorrect statement. No offense shall be compounded if the accused is by reason of previous conviction or liable to enhanced punishment, ये भी उसमें दिया गया है। When an appeal is pending, no composition, ये भी उसमें दिया गया है। The person competent to compound is dead, the legal representative with the consent of the court, ये भी दिया गया। तो correct answer is A. All right. Next. How many fundamental principles are provided in section 3 of JJ Act? अब section 3 of JJ Act के अंदर कुछ principles दिए गए हैं which the court and the parties have to follow while determining any case under the JJ Act. अब कितने principles दिए गए हैं? The correct answer is 16, C.
ऑल राइट, नथिंग टू एक्सप्लेन इन इट बिकॉज ये बस नंबर पूछा है. करेक्ट आंसर इज 16. अंडर इंडियन पीनल कोड व्हेन द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड फॉर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शैल एक्सीड 3 months, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, अब जिस इम्प्रिजनमेंट के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा रहा है, अगर वो इम्प्रिजनमेंट 3 महीने से ज़्यादा है तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितने टाइम तक का दिया जा सकता है एक बार में? दैट इज 7 days, because it is expressly mentioned in section 74 of IPC कि अगर इम्प्रिजनमेंट 3 months या उससे ज़्यादा है तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट टाइम इंटरवल्स में होता है और एक इंटरवल 7 days से ज़्यादा का नहीं हो सकता है. इन एनी अदर सिचुएशन 14 days का एक इंटरवल हो सकता है, बट अगर 3 months से ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट है तो 7 days से ज़्यादा का टाइम इंटरवल नहीं हो सकता है. ऑल राइट, सो बी इज द करेक्ट आंसर. For the purpose of section 23 of Protection of Children from Sexual Offences Act, POCSO Act, इनमें से क्या नॉट करेक्ट है, करेक्ट नहीं है, हमें ये बताना है. ऑल राइट, नो रिपोर्ट इन मीडिया shall disclose the identity of the child. This is obviously mentioned. The publisher or the owner shall be jointly and severally liable for act or omission of his employee. अगर वो कोई आइडेंटिटी जो है उसको रिवील करता है तो वो जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल होंगे. तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. दिस इज गिवन ऑन कॉन्ट्रवेंशन द अक्यूज शैल बी लाइबल टू बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ पीरियड शैल नॉट बी लेस देन 1 year बट विच मे एक्सटेंड टू 2 years. दिस इज रॉन्ग बिकॉज सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है कि जो इम्प्रिजनमेंट होगी, अगर कोई इस प्रोविजन को वायलेट करता है तो उसके लिए क्या पेनल्टी है? 6 months टू मैक्सिमम 1 year. यहाँ पे क्या मेंशन है? 1 year to 2 year, बाकी है क्या? 6 months to 1 year. तो दिस इज नॉट करेक्ट, तो ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा. ऑल राइट, नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू सेक्शन 101 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट JJ एक्ट इज रॉन्ग. अब इनमें से क्या रॉन्ग है हमें वो बताना है. एन अपील शैल लाई अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ द बोर्ड बिफोर द चिल्ड्रंस कोर्ट. अगर बोर्ड का कोई ऑर्डर है तो उसके लिए चिल्ड्रंस कोर्ट में अपील जाती है? नो, क्योंकि बोर्ड और चिल्ड्रंस कोर्ट दोनों सेम लेवल के हैं, तो आप बोर्ड की अपील चिल्ड्रंस कोर्ट के पास लेके जा ही नहीं सकते. तो दिस इज इनकरेक्ट. ओके, ऑल राइट. The second appeal shall lie from any order of the Court of Session passed in appeal under section 102 before the High Court. All right. Any person aggrieved of by any order of the Children's Court may file an appeal before the High Court. No appeal shall lie from the order made by a committee in respect of finding that a person is not a child. ये तो करेक्ट है. ऑल राइट, सो इसमें the right answer, जो करेक्ट आंसर है, that is C, कि आप चिल्ड्रंस कोर्ट की अपील सीधा हाई कोर्ट के पास नहीं ले जाओगे. ऑल राइट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. यहाँ पे भी जो बात बोली गई है ये बिल्कुल सही है कि अगर कोई सेकेंड अपील है कोर्ट ऑफ सेशन की, सिर्फ तभी वो हाई कोर्ट के पास जाएगी, ओनली सेकेंड अपील. वरना अगर कोई अग्रीव्ड है चिल्ड्रंस कोर्ट से तो वो डायरेक्ट हाई कोर्ट के पास नहीं जाता है. रादर सेक्शन 101 में क्या लिखा है कि वो कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाएगा. सो सी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 101 सी इज रॉन्ग. ऑल राइट. For the purpose of section 363A of IPC, अब 363A of IPC के अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनर का क्या मतलब होता है? यहाँ पे माइनर का मतलब क्या होता है? पर्सन अंडर 18 years of age? नो. अंडर 21 years of age? नो. फीमेल अंडर 18 years of age? yes. मेल अंडर 18 years of age? नो. सेक्शन 363A ऑफ IPC में एक्सप्रेसली लिखा है कि माइनर का मतलब होगा अगर फीमेल है तो अंडर 18 years of age और अगर मेल है तो अंडर 16 years of age. पर यहाँ पे 18 मेंशन है इसलिए ये भी गलत है. तो करेक्ट आंसर इज सी.
ऑल राइट. देन अंडर सेक्शन 13 ऑफ IPC 1860 डेफिनेशन ऑफ क्वीन वॉज रिपील्ड बाय. अब क्वीन की डेफिनेशन को किससे रिपील किया गया था? ये एक बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है. इट इज़ समथिंग विच कैन नेवर बी प्रेडिक्टेड. कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि क्वीन के रिपील पे क्वेश्चन आया है. क्वीन ऐसी डेफिनेशन है IPC की जो शायद हम लोग रीड नहीं करते हैं, हम उसको स्किप कर देते हैं. बट दिस इज़ अ रिमाइंडर कि आपको बेयर एक्ट में कुछ भी स्किप नहीं करना है. आपको पूरा बेयर एक्ट जो है आपको बहुत ही थरली याद होना चाहिए. सी दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको किसी भी स्टेट का बीट RJS बीट MPJS बीट UPPCSJ बीट बिहार जुडिशरी सर्विसेज एनीथिंग, अगर आपको किसी भी स्टेट के जुडिशल सर्विसेज का प्रीलिम्स क्लियर करना है तो आपको बेयर एक्ट को अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाना पड़ेगा. सी बेयर एक्ट्स जो हैं आप उसमें आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते हो, बिकॉज दिस इज़ एन एग्जाम्पल राइट इन फ्रंट ऑफ यू. ये क्वीन की डेफिनेशन सेक्शन 13 IPC में दी गई है. ये हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा कि इस पे हम लोग फोकस करते हो. हम इसको स्किप कर देते हैं बिकॉज वी थिंक दैट दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस विल नॉट बी आस्क्ड, बट इट हैज़ बीन आस्क्ड, और वो भी बहुत ही रिसेंट पेपर में ये चीज़ पूछी गई है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि आपको बेयर एक्ट में सिलेक्टिव नहीं होना है. बेयर एक्ट आपको पूरा जितना भी है पूरा आपको बेयर एक्ट रीड करना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. यस, अपने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में क्योंकि डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने हैं तो आप सिलेक्टिव या चूजी हो सकते हो कि आप टॉपिक वाइज बेयर एक्ट रीड करो. बट अगर आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यू कैन नेवर बी सिलेक्टिव इन रीडिंग योर बेयर एक्ट, क्योंकि प्रीलिम्स रीड करते टाइम, प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करते टाइम पूरा बेयर एक्ट ज़रूरी है. आप उसमें सिलेक्टिव नहीं हो सकते हो. ऑल राइट. और यही एग्जाम्पल आपके सामने है कि ये क्वीन में से क्वेश्चन आ गया है. अब दिस क्वेश्चन आई कैन बेट कि यहाँ पे 90% ऑफ दी स्टूडेंट्स जो कि अटेम्प्ट दे रहे होंगे उनको ये क्वेश्चन नहीं आया होगा, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी कॉमन साइकी कि अगर आप कोई बेयर एक्ट पढ़ते हो तो आप हमेशा उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है. सो इसीलिए प्लीज़ कीप दिस थिंग इन माइंड. जब आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको बेयर एक्ट को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना ही पड़ेगा. ऑल राइट. तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है, वेरी डायरेक्ट आंसर बी, अडेप्टेशन ऑर्डर 1950 इज द करेक्ट आंसर एज पर सेक्शन 13 ऑफ IPC. ऑल राइट. नेक्स्ट, under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention Prohibition Redressal Act 2013, the Constitution of Internal Complaint Committee, Section 3 of Sexual Harassment ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस, जो सेक्शन 3 है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के बारे में दिया गया है. तो इसमें क्या बोला गया है कि एटलीस्ट कितना नंबर जो होना चाहिए नॉमिनेटेड पर्सन्स का वो विमेन होने चाहिए. तो द करेक्ट आंसर इज 1/2. वो एग्जैक्टली क्लियरली एक्सप्रेसली दिया गया है सेक्शन 3 में. सो इट इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन. ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सोल्जर फायर्स ऑन अ मॉब by the order of his superior in conformity with the commands of the law. Work done by A comes under the general exception. तो किस जनरल एक्सेप्शन में आएगा? यहाँ पे ए सोल्जर जो है उसका काम, उसने अपने सुपीरियर ऑफिसर के डायरेक्शन या उसके ऑर्डर के अंदर आके मॉब पे फायर करना शुरू किया. सो दिस इज ईदर एन एक्ट done by a person believing himself bound by law, या फिर act done by a person believing himself justified by law, या फिर accident in doing a lawful act, या फिर act likely to cause harm but done without criminal intent. ये नहीं होगा, सबको पता होता है बिकॉज ये सेक्शन 80 वाला है, एक्सीडेंट वाला, वो साफ पता चल रहा है कि इट इज़ नॉट एन एक्सीडेंट. लाइकली टू कॉज हार्म विदाउट क्रिमिनल इंटेंट, ये भी नहीं होगा इसमें. अब स्टूडेंट्स इन दोनों में बहुत कंफ्यूज होते हैं. स्टूडेंट्स जो हैं जनरली इन दोनों में बहुत कंफ्यूज होते हैं. दिस इज सेक्शन 76 IPC
एंड दिस इज सेक्शन 79 आईपीसी, जो दोनों मिस्टेक फैक्ट से डील करते हैं। एक में है बाउंड बाय लॉ, एक में है जस्टिफाइड बाय। ये जो एक इलस्ट्रेशन है ये सेक्शन 76 का इलस्ट्रेशन है, जिसमें कि जो द सोल्जर जो है वो उसकी मिस्टेक मानी जाएगी कि that he was under a mistake and under that mistake he believed himself कि जो भी वो कर रहा है उसको करने के लिए he is bound क्योंकि सुपीरियर ऑफिसर का डायरेक्शन है, उसका ऑर्डर है, इसीलिए he can not say no, he is bound by law। इसीलिए इसका आंसर होगा A, सेक्शन 76 का इलस्ट्रेशन है ये। ऑल राइट, विच ऑफ द प्रोविजन ऑफ द CRPC डील्स विथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 54A इज द राइट आंसर, बिकॉज 53A जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन से डील करता है, 54 भी मेडिकल एग्जामिनेशन से डील करता है बट ऑफ डिफरेंट काइंड। जब हमने CRPC पढ़ा हमने उसके बारे में अच्छे से पढ़ा है। और 55A जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द अरेस्टेड पर्सन से डील करता है, तो द करेक्ट आंसर इज 54A, C। ऑल राइट, ओके। Under section 65 of Indian Penal Code 1860, the term for which the court directs 65 of IPC, the term for which the court directs the offender to be imprisonment in default of fine. In default of fine, आप कितना imprisonment दे सकते हो, उसका क्या term है, वो section 65 में दिया गया है। तो इन चारों में से वो क्या है वो आपको बताना है। Not exceed 1/4 of the term which is maximum fixed for the offence. This is the correct answer because 65 में clearly ये बात बोली गई है। 1/3 नहीं दिया गया है, 1/2 भी नहीं है और none of the above नहीं है, 1/4 is the correct option. All right. Next, under section 41 of CRPC, whom among the following police cannot arrest? अब सेक्शन 41 जो है, सेक्शन 41 जो है वो ऐसे सेक्शन से डील करता है जिसमें क्या दिया गया है, जिसमें ये दिया गया है कि कब पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। ये पूछ रहा है कब नहीं कर सकता है। तो इनमें से क्या सेक्शन 41 में फॉल नहीं करता है, आपको वो बताना है। ठीक है। हु कमिट्स in presence of the police officer a non-cognizable offense। फर्स्ट ही गलत है क्योंकि वहाँ पे एक्सप्रेसली लिखा है कि जो पर्सन पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है उसी को बिना वारंट के आप अरेस्ट कर सकते हो। यही एक करेक्ट आंसर है। हु कमिट्स इन प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऑब्वियसली तो ठीक है। हु कमिट्स इन प्रेजेंस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, सेक्शन 41 मैजिस्ट्रेट से डील ही नहीं करता है, इसलिए ये तो आंसर ही नहीं होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर सेक्शन 41 के अकॉर्डिंग। ऑल राइट, सेक्शन 143 to 147 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, अब ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है 6 Feb 2003। ऑल राइट, नेक्स्ट, बीइंग इन पोजेशन of false weight और measure is punishable under। अब अगर कोई पर्सन किसी false weight या measure के possession में है and then that person has the knowledge कि इस false weight या measure को fraudulently use भी किया जाएगा, उसकी punishment कहाँ दी गई है? Clearly ये direct question है, section 266 of IPC। All right, nothing to explain in it. Okay, A is tried for the murder of B। A जो है वो B के मर्डर के लिए ट्राई किया जा रहा है। और कैसे किया है उसने मर्डर? बाय इंटेंशनली शूटिंग हिम डेड, उसने उसको शूट किया है। अब अगर ट्रायल में क्या ये बात कि A was in habit of shooting people with the intent to murder them, कि A नॉर्मली लोगों को मर्डर करने के इंटेंशन से उनको शूट करने की हैबिट में है, क्या ये बात इसमें रेलेवेंट होगी या इररेलेवेंट होगी? तो इट इज़ क्लियर कि ये जो है ये एक इररेलेवेंट फैक्ट है।
ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग का एरर है कि कुछ ऑप्शंस यहाँ पे इधर उधर हो रखे, बट मैं आपको लॉजिक समझा रही हूँ कि ये इररेलेवेंट फैक्ट होगा बिकॉज इट इज़ क्लियरली गिवन अंडर सेक्शन 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 14 इंडियन एविडेंस एक्ट क्या बोलता है कि कब आपका बॉडीली लैंग्वेज, आपका स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी रेलेवेंट होगा। तो उसमें क्लियरली ये बात लिखी है कि एक पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड सिर्फ तभी रेलेवेंट होगा जब वो उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर, उस स्पेसिफिक मैटर इन क्वेश्चन से रिगार्डिंग है एंड नॉट जनरल। यहाँ पे जनरली शूटिंग एट पीपल की बात की गई है तो वो यहाँ इररेलेवेंट होगा। स्पेसिफिक यहाँ पे बी के ट्रायल की बात होगी तो ही वो रेलेवेंट होगा, अदरवाइज जनरल स्टेट ऑफ माइंड अगर ए का देखें तो इट विल नॉट बी रेलेवेंट। सेक्शन 14। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। द जजमेंट पास्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब डील्स विथ, क्लियरली इसका आंसर है सेक्शन 319 ऑफ CRPC। सेक्शन 319 ऑफ CRPC which deals with additional prosecution। एडिशनल प्रोसिक्यूशन। तो हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 319 का एक लैंडमार्क केस है जो कि एडिशनल प्रोसिक्यूशन से डील करता है, जिसमें इस सेक्शन 319 को समझने के वेरियस एस्पेक्ट्स बताए गए हैं कि ये 319 को किन किन जगहों पे किस किस तरीके से एग्जामिन और एनालाइज किया जा सकता है। तो बेसिकली हरदीप सिंह वाले जजमेंट में सेक्शन 319 जो एडिशनल प्रोसिक्यूशन से डील करता है उसको प्रॉपरली वर्ड बाय वर्ड एनालाइज किया गया था। ऑल राइट, 311, 41, 313 में ये नहीं आएगा बिकॉज 311 जो है इट डील्स विथ द पावर ऑफ द कोर्ट टू समन और रीसमन एनी अदर विटनेस, okay, for the which in the opinion of the court is essential for the judgment of the case. Okay, 41 of CRPC ये तो अरेस्ट विदाउट वारंट, पावर ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट विदाउट वारंट से डील करता है, इसमें भी नहीं आएगा। 313 इज द एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड बाय द कोर्ट, तो इसमें भी नहीं आएगा। इट विल बी 319 ऑफ CRPC which deals with additional prosecution. All right, so these are the questions of Rajasthan Judicial Services Prelims Exam 2021 which was held on 28th of November. So ये सारे उसके लॉ के क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा अगर बेसिक पेपर का पैटर्न मैं आपको बताऊं, 70 क्वेश्चंस तो जो मैंने आज डील किए हैं वो लॉ के आते हैं। इसके अलावा 30 क्वेश्चंस और होते हैं इसमें हिंदी और इंग्लिश के। इसमें कोई GK GS नहीं आती है which makes this exam or this state more achievable, more easier to achieve. All right, so this is all about the question paper session. आज का ये question paper session it was very important क्योंकि जिन लोगों ने ये attempt दिया था but they could not clear, तो उनको अपनी mistakes पता लग गई। इसके अलावा those who have just started preparing for the judicial services exam और उनका aim अगर RGS है, जिनका aim RGS नहीं भी है, उनके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। Why? बिकॉज अब आपको पेपर का पैटर्न पता लग गया है, अब आपको समझ आ गया है कि अगर कोई क्वेश्चन आया है तो उस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से रीड करना है। अब आपको पता लग गया है, आपने मोस्ट रीसेंट ट्रेंड देख लिया है RGS प्रीलिम्स का, तो आपको पता लग गया है कि यहाँ पे किस टाइप के आंसर्स आते हैं, क्वेश्चंस जो होते हैं उनका स्टैंडर्ड क्या होता है, आपको सारी चीज़ें पता लग चुकी है। सो इसीलिए दिस क्लास वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल एंड इट वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इसमें आपने एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एंड इन वन क्लास हमने 70 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ प्रिपेयर योर टॉपिक्स, जितने भी लॉज हैं, अगर आप RGS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो RGS में जितने भी एक्ट्स आते हैं प्रीलिम्स में उनको आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है बिकॉज देयर वर एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ यू कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि कोई भी एस्पिरेंट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। तो इसीलिए प्लीज़ बेयर एक्ट में से आपको सिलेक्टिव नहीं होना है, यू हैव टू रीड द कंप्लीट बेयर एक्ट while preparing for the prelims. All right, please prepare your subjects very clearly क्योंकि बेयर एक्ट एंड योर नोट्स ऑल्सो, तो क्योंकि प्रीलिम्स में आपसे ये कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मेंस में क्वेश्चंस कैन बी एक्सपेक्टेड बट प्रीलिम्स में यू कैन नॉट प्रेडिक्ट एनी क्वेश्चन, सो प्लीज रीड इट केयरफुली। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे and we'll be coming up with the
more videos like this, and we'll be doing the other videos in the coming classes. All right. Thank you so much. Have a nice day.